एम दिव्या शर्मा और मैंने एसएससी सीजीएल 2016 क्लियर किया था और अभी मैं जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि क्या मेरी स्ट्रैटेजी रही है इस एग्ज़ाम के प्रति और कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम को और बेटर बनाने के लिए। तो क्या स्टेप्स आप ले सकते हैं, किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं और क्या मेरी तरफ से इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं वो हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको एग्जामिनेशन की स्कीम पता होनी चाहिए। इस एग्जामिनेशन के 4 पार्ट्स होते हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और 4। 1 जो टीयर है आपका पहला, उसमें 4 सेक्शंस रहते हैं जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जिसमें कि जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। उसके अलावा टीयर 2 रहता है जिसमें कि 4 पेपर होते हैं। पहले 2 पेपर आपको मोस्टली सभी पोस्ट के लिए देने होते हैं और ऑप्शनल होते हैं पेपर 3 और पेपर 4, स्टैटिस्टिक्स और फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स वाले। अगर आप लोग जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट में इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये पेपर 3 स्टैटिस्टिक्स वाला लिखना होता है, और अगर आप एएओ की पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपको फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स वाला पेपर लिखना होता है। अगर आप देखें तो टीयर 1 में 50 मार्क्स ईच के 4 सेक्शंस हैं, 2 मार्क्स ईच का एक क्वेश्चन आता है, और टीयर 2 में 200 मार्क्स ईच का हर पार्ट आपका पेपर रहता है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 100 क्वेश्चंस, और बस इंग्लिश में आपको ध्यान रखना है कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क। एंड उसके अलावा इन दोनों टीयर्स में नेगेटिव मार्किंग भी रहती है 25% की। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम में इंटरव्यू नहीं है, और इसकी इंटरव्यू की जगह ले ली है टीयर 3 ने, जो कि एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है। इसको आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं टीयर 3 को। उसके अलावा टीयर 4 होता है, टीयर 4 स्किल टेस्ट होता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, सीपीटी और टेस्ट। इन दोनों पार्ट्स के लिए आपको अलग अलग जॉब्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है। आप एक बार एसएससी की नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं कि आप कौन से जॉब में इंटरेस्टेड हैं और आपको कौन सा एग्जामिनेशन में अपीयर होने की ज़रूरत है। उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करने चाहूँगी कि कौन से स्टेप्स आप ले सकते हैं टू प्रिपेयर और टू स्ट्रैटेजाइज योर प्रिपरेशन। पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो है आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ें, उसको डिटेल में समझें, क्या चीज़ की आपको ज़रूरत है प्रिपेयर करने की, उसको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका नोट लीजिए बाय रीडिंग द प्रीवियस ईयर पेपर्स। उसके बाद आप जब उन्हें सॉल्व करेंगे तब आप एक टेबल बनाइए अपने दिमाग में, या एक नोटबुक लीजिए और उसमें एक टेबल बनाइए, इसमें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस लिखिए। आप अपना एक स्वॉट एनालिसिस कीजिए। अभी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का एनालिसिस तो इसी तरह से हो जाएगा कि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देते हैं तो आपके कौन से एरियाज में मार्क्स इजीली आ रहे हैं, कौन से एरियाज में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप इसको बना लीजिए। उसके बाद आप अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड कीजिए सब्जेक्ट वाइज। आपको बस ये मैं बोलना चाहूँगी कि किसी और की तरह देख के कि आपको पजल्स में 5 दिन देने हैं या आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में 10 दिन देने हैं, वो मत कीजिए। आपके जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं खुद के, उसके हिसाब से आप अपना टाइम अलॉट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको पजल्स अच्छे से आता है, आपके मार्क्स आ ही रहे हैं, आपके 10 में से 8 क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप एक काम कीजिए, पजल्स को आप 1 या 2 दिन दीजिए। आप फोकस कीजिए सिलॉजिज्म्स पे से, अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो आप अपने इस तरह से स्ट्रैटेजी बनाइए कि आपको ये चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी, क्या आपकी स्ट्रेंथ है और क्या आपकी वीकनेस है। उसके अलावा क्या आपकी अपॉर्चुनिटी है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पहले नहीं आते थे, अब आपने पढ़ ली है, अब आपके आगे जाके बेटर ही होने वाले हैं, तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी हो गई। वो ऐसे टॉपिक्स हो गए जहाँ पे अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकते हैं। तो अपनी अपॉर्चुनिटी देखिए, थ्रेड देखिए कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप कितना भी पढ़ लीजिए वो नहीं सॉल्व हो रहे हैं, उन्हें भी रिकॉग्नाइज कीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है एग्जाम में हमें लगता है हम एक चीज़ से डर के जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मैथ से बहुत डरती थी, और कुछ टॉपिक्स रहते थे जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैंने एग्जाम में गई, मैंने देखा क्वाड्रेटिक के बहुत ईजी क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो मैं क्यों उन पे लूज आउट करूँ, मैं उनको पढ़ के जाऊँगी, उस हिसाब से मैं उन्हें हैंडल करूँगी। कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि मुझे लगते हैं ये तो मेरे लिए सबसे ईजी है, नंबर सिस्टम तो मुझे आता है,
एग्जाम में गई, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन एक भी नहीं लग रहा है मेरे से उस समय, तो उस समय आपको अपने माइंड को इस तरह से प्रिपेयर करना है कि आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो, वीक टॉपिक, किसी भी तरह टॉपिक हो, आप उसको हैंडल कर पाएँ, उसको अच्छे से एड्रेस कर पाए एग्जामिनेशन में। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉक टेस्ट सॉल्व करना। मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी ये रहती है कि आप मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, अलग अलग तरह के कीजिए। एक पर्टिकुलर वेबसाइट के या एक पर्टिकुलर बुक के करने से क्या होता है, हम लोगों का दिमाग उस एग्जामिनर के तरह से सेट हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि 2, 3, 4, 5 जितने भी आप पॉसिबल हो पाए, जितने भी आपके पास टाइम हो, उतने अलग अलग तरह के आप अटेम्प्ट कीजिए मॉक टेस्ट, उनको एनालाइज कीजिए, उसमें फिर से ये स्वॉट एनालिसिस कीजिए, फिर से आप देखिए कि क्या आपके लिए स्ट्रॉन्ग है, क्या वीक है, और फिर जो वीक चैप्टर्स हैं उन्हें रिवाइज कीजिए। मेरी पर्टिकुलरली ये स्ट्रैटेजी रहती थी कि आफ्टर कंप्लीटिंग ऑलमोस्ट 50-60% ऑफ माई सिलेबस मैं मॉक टेस्ट देने मैंने शुरू कर दिए थे। इससे क्या हो रहा था, पहला मॉक टेस्ट हेल्प करता है रिवाइज करने में, जो टॉपिक्स आप कर चुके हैं उसका लगातार रिविजन होता रहता है, क्योंकि 1-2 महीने पहले आपने कोई चीज़ की है, उसका रिविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा जो भी आपके वीक चैप्टर्स हैं, आपको पता है क्या है, आप उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आपसे, मेरे साथ ऐसा होता था 5-5 क्वेश्चन ही एक टॉपिक के नहीं लगे उस दिन, मैं वो टॉपिक लेके बैठूंगी, उसके 200, 300, 400 जितने क्वेश्चन मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है वो करूंगी, और फिर मुझे पता है मॉक टेस्ट दोबारा दूंगी तो वो एरिया आई विल गेट लाइक एटलीस्ट 3 on 5 और 4 on 5 एंड आई इम्प्रूव इन दैट। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए मॉक टेस्ट के लिए, और प्लीज़ इसे अंडर एस्टिमेट ना कीजिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ब्रीफली, मैं बात करूँगी सब्जेक्ट वाइज अप्रोच की। तो रीजनिंग के लिए मैंने पर्टिकुलरली रेफ़र की थी एक बुक जो कि है आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक थिक बुक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि CGL से ज़्यादा बैंक एग्जाम्स में आते हैं और उसमें कॉन्सेंट्रेटेड है। लेकिन आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू टू गो थ्रू द सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस आप साइड में खोलिए, आर.एस. अग्रवाल की बुक आप साइड में खोलिए और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मार्क कर लीजिए। इस बुक के बारे में अच्छी बात यह है कि इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, मतलब 400-500 क्वेश्चंस हर टॉपिक के लिए हैं, तो यू विल नेवर गेट एग्जॉस्टेड ऑफ द क्वेश्चंस एंड यू विल कीप प्रैक्टिसिंग। रीजनिंग बहुत सिंपल है, जस्ट फॉलो द फॉर्मूला ऑफ प्रैक्टिस, दैट्स इट। कुछ भी इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, कुछ भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है जो आपको मैं सिखा सकती हूँ, कोई सिखा सकता है। इट इज़ समथिंग दैट यू लर्न ऑन योर ओन, और आप प्रैक्टिस कीजिए, ये हो जाएगा। इसको ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है रीजनिंग से। और देखा जाए तो CGL की लेवल ऑफ रीजनिंग इज़ नॉट कंपेरेबल टू बैंक एग्जाम्स, इट इज़ रिलेटिवली, मतलब आप कह सकते हैं ईजी टू मॉडरेट आती है, और ईजीली आपके 40 से 40+ आ सकते हैं इसमें। तो ये सेक्शन बहुत स्कोरिंग है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट चीज़ है जनरल अवेयरनेस। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी एक बुक आ रही है जनरल अवेयरनेस की, जो कि यूनिक पब्लिशर्स ने पब्लिश की है, तो आप उसे रेफ़र कर सकते हैं जनरल अवेयरनेस के लिए। मैंने अपने टाइम पे कैसे प्रिपेयर किया था लोग पूछते हैं, तो मैं खुद एक UPSC एस्पिरेंट रह चुकी हूँ, तो मेरी जो भी UPSC की नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा मुझे काम आई थी CGL के दौरान, और मेरी फैक्चुअल चीज़ें मैंने तब काफ़ी सीख ली थी। उसके अलावा करंट अफेयर्स से मैं अपडेटेड थी। तो जनरल अवेयरनेस के भी 2 पार्ट्स हैं आपके, करंट है और स्टैटिक है। करंट का वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं रहता है CGL में, लेकिन स्टिल आई वुड रेकमेंड यू टू गो थ्रू द करंट पार्ट। काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप सोचें कि UPSC तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसमें पार्ट्स रहेंगे या कुछ रहेगा, वैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, काफ़ी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। स्टैटिक पोर्शन आपका पूरा का पूरा जनरल अवेयरनेस की जो बुक है उससे कवर हो जाएगा। उसके अलावा जो बुक है हमारी, उसके अंदर एक स्क्रैच कार्ड फीचर है। अगर आप वो स्क्रैच कार्ड फीचर यूज़ करते हैं तो आपका जो करंट वाला पार्ट है जो मिस हो रहा है वो भी कवर हो जाएगा, क्योंकि टाइम टू टाइम हम उसमें करंट अफेयर्स भी रिवाइज करेंगे। जो भी आपके नए टॉपिक्स आएंगे, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स आते हैं या कोई नए अवार्ड्स अनाउंस किए जाते हैं, कोई किसी भी तरह की चीज़ इन न्यूज़ रहती है, और जो मुझे लग रहा है या ऐसा है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो हम लोग कवर कर लेंगे करंट पार्ट में। और स्टैटिक तो पूरा का पूरा आपका जनरल अवेयरनेस में बुक में कवर हो ही जाएगा। नेक्स्ट चीज़ आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड।
ये ऐसा सेक्शन है जो बच्चे बहुत ज़्यादा ड्रेड करते हैं, मैंने बहुत ड्रेड किया है। आई यूज़ टू हेट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टू बी ऑनेस्ट, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपका 250 मार्क्स का है। 50 मार्क्स पहले टीयर 1 में और उसके बाद 200 मार्क्स बाद में टीयर 2 में लेता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और इस एग्ज़ाम में आपको ये ध्यान रखना है कि इस जो क्वांट का लेवल है वो टीयर 1 और टीयर 2 में सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है, उसका ध्यान रखेंगे। उसके अलावा जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, एग्ज़ाम हद से ज़्यादा कैलकुलेटिव होता जा रहा है, तो प्लीज़ फोकस ऑन कैलकुलेशंस, प्लीज़ फोकस ऑन स्पीड। दीज आर टू थिंग्स, कैलकुलेशंस एंड स्पीड। इससे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। और कौन सी बुक्स रेफ़र करनी चाहिए वो मुझे लगता है कि अभी अगर आप कैट लेवल बुक्स प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। जिस तरह के क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं वो मोर और लेस कैट लेवल पे जा रहे हैं। और आप टेबल्स रिवाइज कीजिए, अपने क्यूब्स, स्क्वायर्स, बेसिक चीज़ें आप वहाँ से शुरू कीजिए। लर्न बाय हार्ट आप कर लीजिए जो भी आपके क्यूब्स हैं, स्क्वायर्स हैं, इस तरह की चीज़ें, ताकि अपनी कैलकुलेशंस इम्प्रूव हो जाएं। पहले पेपर इतना कैलकुलेटिव नहीं होता था, अब बहुत होता है। स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और अगर आप मेरी तरह हैं जिसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पहले से अच्छा नहीं है तो उनको तो बहुत ज़्यादा इस सेक्शन को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। दूसरा है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, अगेन क्वांट की तरह 250 मार्क्स। अगेन यू हैव टू नो कि टीयर 1 और टीयर 2 में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, आप इस डिफरेंस को नोट कीजिए। मैं इसमें आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि न्यूज़पेपर्स पढ़ना ना भूलें। कई बार हम सोचते हैं कि न्यूज़पेपर्स आर ओनली मेंट फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स और एस्पिरेंट्स ऑफ अदर एग्जामिनेशंस, पीसीएस वगैरह, लेकिन एसएससी सीजीएल के लिए भी आपको न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए। डिफरेंस ये है कि अगर आप दिन में 1 से 2 आर्टिकल्स भी पढ़ रहे हैं, एडिटोरियल्स भी पढ़ रहे हैं तो मोर देन इनफ। इससे आपकी एक तो जीके भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। उसके अलावा मैं न्यूज़पेपर इसलिए भी रिकमेंड करती हूँ क्योंकि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे पकड़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। उसके अलावा क्या है ना कि आप जैसे इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपको रिटन इंग्लिश कैसे, आपको ग्रामर की, पंक्चुएशन की, ये सब चीज़ों की बातें आपको समझ में आएंगी और ये आपकी ना सिर्फ टीयर 1 टीयर 2 बल्कि टीयर 3 में भी हेल्प करेंगी। अगर आप हिंदी मीडियम से लिख रहे हैं तो आप हिंदी न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर स्पेशली आप इंग्लिश मीडियम से लिखना चाह रहे हैं टीयर 3 तो आप इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन पे बिल्कुल फोकस कीजिए। फिर टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव की मैं अगर बात करूँ तो मेरे टाइम पे सीजीएल 2016 में पहली बार डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन हुआ था। मेरे 100 में से 76 मार्क्स आए थे, जो कि तब ऑल इंडिया लेवल पे काफ़ी अच्छे मार्क्स माने गए थे। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं आपको ये बोलूँगी कि मैंने जो किया था, मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स प्रैक्टिस किए थे। आई यूज़ टू रीड अ लॉट, रीडिंग की, प्रैक्टिस की। उसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं उनको समझा, किस तरह से जो करंट टॉपिक्स हैं, हालांकि पेपर में काफ़ी डिफरेंट एक चीज़ आ गई थी, बट स्टिल आई वॉज प्रिपेयर्ड ऑन राइटिंग अनएक्सपेक्टेड टॉपिक्स लाइक दैट। इसीलिए टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव में सिंपल है, जस्ट प्रैक्टिस, सिलेबस का हर पार्ट प्रैक्टिस कीजिए, नोटिस राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग, हर चीज़ प्रैक्टिस करके जाइए। उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इम्पॉर्टेंट टिप्स मेरी तरफ से सिर्फ 2 मैं टिप्स दूंगी। पहली ये कि आप इन चीज़ों को इग्नोर ना कीजिए। ये जो जितनी मैंने लिखी है ना चीज़ें, आप जीके को, रीजनिंग को, टीयर 3 को, न्यूज़पेपर रीडिंग, ये सब चीज़ें इग्नोर ना करें। हम लोग कई बार सोचते हैं कि मैंने सीजीएल एस्पिरेंट्स में कई बार ये चीज़ नोटिस की है कि सिर्फ सोचते हैं कि मैथ्स और इंग्लिश का पेपर है। ये मैथ्स और इंग्लिश का पेपर नहीं है, इसमें और भी चीज़ें हैं। अगर आप देखें तो ये दोनों सेक्शन आपके 100 मार्क्स बनाते हैं और आपका ये मेक इट और ब्रेक इट चीज़ हो सकती है। टीयर 3 भी आपका 100 मार्क्स का आ रहा है, तो 200 मार्क्स आपके जिस चीज़ को डिवोटेड है आप उसी चीज़ को इग्नोर करते हैं, तो वो चीज़ ना कीजिए। इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इनको अच्छे से इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि क्या है, क्वांट, मैथ्स, रीजनिंग हर कोई पढ़कर आ रहा है। जो आपको एज दे रहा है वो ये 3 सेक्शंस आपको एज दे रहे हैं। एंड इन माई सिचुएशन ऑल्सो, टू बी ऑनेस्ट, मेरे यही तीनों सेक्शंस थे कि आज मैं सिलेक्टेड हूँ। इन तीनों चीज़ों पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था। फिर न्यूज़पेपर रीडिंग मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि 1 से 2 आर्टिकल हर रोज़ आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। फिर मॉक टेस्ट
अभी मैं आपको बता चुकी हूँ मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस ना करें, मॉक टेस्ट देना इक्वली इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सीजीएल जैसे एग्जामिनेशन के लिए जहाँ पे प्रैक्टिस मैटर करती है। It is more a game of practice, it is more a game of accuracy than just completing the syllabus. Then you need to know time management because of the length of the paper. अभी बहुत ज़्यादा लेंदी आ रहे हैं पेपर्स। रिवाइज कीजिए, रिवाइज करने का सबसे आसान तरीका मॉक टेस्ट दीजिए, वीक चैप्टर्स देखिए, वीक चैप्टर्स के 100-200 क्वेश्चन लगाइए, सिंपल रिविजन इस तरह से कीजिए। उसके अलावा यूज़ द इंटरनेट टू योर एडवांटेज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो उसको अपनी एडवांटेज लीजिए। इससे मैं बताना चाहूँगी जैसे कई सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप डेली क्विजेस खेल सकते हैं। मैं पूरे दिन ऑलमोस्ट क्विज सॉल्व करती रहती थी, जैसे कि ग्रेड अप है, टेक्स्ट बुक है, बहुत सारे हैं। आप अपने मोबाइल में ऐप्स डाउनलोड कीजिए और इसके लगातार क्विज सॉल्व करते रहिए, ऑन द गो रहिए। इससे क्या होगा, आपका मेंटल जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी डेली बेसिस पे क्विज सॉल्व करने से। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप फ्रॉम माई साइड इज़ यू डू यू। आप अपनी तरीके से इस एग्ज़ाम को अप्रोच कीजिए, अपना एनालिसिस कीजिए, आपके लिए क्या स्ट्रॉन्ग है क्या वीक है, उसके हिसाब से तय कीजिए आपको क्या करना है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप फॉर माई साइड एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी हियर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।